आज हम लोग सीखेंगे जावा में हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एट रन टाइम इन जावा। जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करता है उस समय हम यूजर द्वारा दी गई वैल्यू को कैसे इनपुट कराएंगे उसको सीखेंगे। ठीक है, तो जब भी जावा में किसी प्रकार की वैल्यू को इनपुट करना होता है तो उसके लिए हम हमारे द्वारा डिफरेंट टाइप की स्ट्रीम क्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। जावा में जब भी किसी प्रकार के डेटा को कीबोर्ड से इनपुट कराना होगा तो उसके लिए हम लोग स्ट्रीम क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रीम क्लासेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब भी किसी प्रकार के डेटा को हम एक जगह दूसरे जगह फ्लो कराते हैं या जब भी किसी प्रकार का डेटा एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफर होता है तो उसी को स्ट्रीम कहा जाता है। स्ट्रीम का मतलब हिंदी में आपको पता धारा से होता है। धारा में क्या होता है? पानी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, तो उसी को नाम दे दिया गया स्ट्रीम। तो यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब है कि डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि जावा में जब भी किसी प्रकार के डेटा को इनपुट करना होगा तो उसके लिए हमारे द्वारा स्ट्रीम क्लासेस की इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो हमारे द्वारा स्ट्रीम क्लास यूज किया जाएगा वो लिखा जाएगा। सबसे पहला काम यही करना है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर। सबसे पहले कौन सी लाइन लिखी जाएगी? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर एक प्रकार की प्री डिफाइंड क्लास है जो कि जावा डॉट आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट पैकेज से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है कि जब भी आपको इनपुट कराना होगा सबसे पहले आप इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर एक प्रकार की प्री डिफाइंड क्लास है जो किस पैकेज के अंदर बना के रखी गई है? java.io नाम का पैकेज है। पैकेज का मतलब एक कंटेनर होता है। जैसे हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो प्रोग्राम को किसी न किसी फोल्डर में सेव कर रहे हैं, तो जो हम अपने प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें क्लासेज हैं, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? फिर उस उन क्लास मतलब वो क्लास क्या है, किसी न किसी प्रोग्राम के अंदर है कि नहीं है? उस प्रोग्राम को हम किसी फोल्डर के अंदर सेव करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे ही जितने भी पैकेजेस होते हैं वो बिल्कुल एक फोल्डर टाइप होते हैं, कंटेनर होते हैं जिसमें हम क्लासेस को बना के रखते हैं। जावा की लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं और उन पैकेजेस के अंदर क्लासेस को बना के रखा गया है। और उन क्लासेस के अंदर क्या है? बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं ना system.out.println। println क्या है? एक प्रकार का प्री डिफाइंड मेथड है। किस क्लास में डिफाइन है? जैसे हम लिखते हैं ना println, तो println मेथड किस क्लास में है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास में है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर बना के रखा गया। समझ में? और प्रिंट स्ट्रीम क्लास किस पैकेज के अंदर बना के रखा गया? तो आईओ पैकेज। जितने भी स्ट्रीम से संबंधित रिलेटेड क्लासेज होंगी सारे क्लासेस को इसी java.io नाम के पैकेज के अंदर बना के रखा गया। तो पैकेज का मतलब मैंने बता दिया, एक इस टाइप का फोल्डर होता है जिसके अंदर क्लासेज होती हैं। और क्लासेज के अंदर क्या होता है, सॉरी ये क्लास हमको इस पैकेज के अंदर बनाना चाहिए था। ठीक है, मान लीजिए ये क्लास अपना क्या है, प्रिंट स्ट्रीम था, प्रिंट स्ट्रीम, और इसी के अंदर कोई मेथड बना के रखा गया है जिसका नाम होता है प्रिंट। ठीक है, तो पैकेज के अंदर क्लासेज होती हैं, क्लासेज के अंदर मेथड होते हैं। और मेथड जो प्री डिफाइंड मेथड होते हैं वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे println क्या कर रहा है? प्रिंट करने का काम कर रहा है। समझ में आई बात? println क्या कर रहा है? प्रिंट का काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे द्वारा और भी डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज किया जाएगा। तो जब उन मेथड को यूज किया जाएगा हम उनको क्या करेंगे, वो जिस क्लास के अंदर डिफाइन है उसके ऑब्जेक्ट से उसके लिए ऑब्जेक्ट बना के हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल हम इसी पे आते हैं वापस। सबसे पहला काम ये है कि हम इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर स्पेस ओबी क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद लिखेंगे न्यू
न्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का नाम देंगे और यहाँ क्या करेंगे, सिस्टम डॉट, ठीक है। अब सिस्टम डॉट इन क्या है, सिस्टम डॉट इन एक प्रकार का इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिस्टम डॉट इन क्या है, एक प्रकार का इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, कीबोर्ड। जो किसको रिप्रेजेंट करता है, कीबोर्ड। यानी डेटा हम कहाँ से लेंगे, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से हम डेटा ले सकें, या हम ये कहते हैं कि कीबोर्ड को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग किसको डिनोट करते हैं, क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का सीधा सीधा रिलेशन किससे है, कीबोर्ड से। ये है क्या, एक प्रकार का इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, किसी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड। यही कारण है कि हम सिस्टम डॉट इन लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर है, इस क्लास को हमने क्यों लिखा है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम स्ट्रीम के रूप में किसी भी प्रकार के डेटा को इनपुट कराते हैं तो वो डाटा हमको बाइट के रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है, बाइट के रूप में। तो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर जब हम इनपुट करेंगे ना, जैसे मान लीजिए हमने इनपुट किया ए, कीबोर्ड से तो हम ABCD ही देंगे, लेकिन ये डाटा किस रूप में जाएगी, बाइट के रूप में। और हमको चाहिए कैसे, जैसा हमने इनपुट किया वैसे ही तो चाहिए। तो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर करता क्या है, जो बाइट स्ट्रीम में डाटा मिलेगी उसको कन्वर्ट करता है किसमें, कैरेक्टर स्ट्रीम में। मतलब जो डाटा बाइट के रूप में इनपुट किया गया, आप दे रहे हैं अल्फाबेट, लेकिन वो रिसीव हो रहा है किसमें, बाइट के रूप में। तो ये इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या करेगा, जो आपके द्वारा इनपुट किया गया डेटा जो बाइट के फॉर्म में होगा उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, कैरेक्टर के रूप में, ताकि वो डाटा हमको वैसे ही डिस्प्ले हो सके। यही कारण है कि हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का बनाते हैं। इसका रोल समझ में आया। हम इसी क्लास का क्यों ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे जावा में java.io पैकेज में बहुत सारी स्ट्रीम क्लासेज हैं, हम क्यों इनपुट स्ट्रीम रीडर ही लिखते हैं, ताकि जो हम बाइट के रूप में डेटा को इनपुट करेंगे, आप दोगे कैरेक्टर ही, लेकिन वो वास्तव में रिसीव कैसे होगा, बाइट के रूप में। और बाइट के रूप में हमको नहीं चाहिए, वो वापस कैरेक्टर के रूप में चाहिए। तो कहेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास क्या करेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करता है, बाइट में मौजूद डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें, कैरेक्टर। इसका काम यही है। अब क्या होगा, इसका रोल समझ में आ गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कीबोर्ड को। मतलब कीबोर्ड से जो भी डेटा आप इनपुट करोगे बाइट के रूप में, उसको इनपुट स्ट्रीम रीडर किसमें कन्वर्ट कर रहा है, कैरेक्टर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमको एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिसका नाम है बफर रीडर। बफर रीडर हमको पहले तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद एक और क्लास लिखेंगे जिसका नाम क्या है, बफर रीडर। इसके अंदर इसका काम, इसको हमने क्यों यूज किया, ताकि जो भी बाइट के रूप में डेटा रिसीव होगा कीबोर्ड से उसको कैरेक्टर के रूप में कन्वर्ट किया सके। ध्यान दीजिए, कीबोर्ड से जो डाटा रिसीव किया जाएगा, इनपुट किया जाएगा बाइट के रूप में, है ना, उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, कैरेक्टर के रूप में। किसके थ्रू, इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू। समझ में आई बात। अब लेकिन हमको जावा में वैल्यू को इनपुट कराने के लिए मेथड चाहिए, प्री डिफाइंड मेथड चाहिए। जैसे जो लोग सी पढ़े हैं, सी में जब भी किसी प्रकार की वैल्यू को इनपुट कराना होता था तो हम लोग स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। स्कैनफ फंक्शन क्या करता था, हमसे मतलब जितने आर्गुमेंट हम स्पेसिफाई करते थे उतनी वैल्यू हमसे रिसीव करता था। लेकिन जावा में इनपुट स्ट्रीम रीडर के पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए यूजर डेटा को रीड करा सके। अभी जानते हैं सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड को लिंक किया गया किससे, इनपुट स्ट्रीम रीडर से। लेकिन यूजर डेटा जब देगा तो उस डेटा को रिसीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, मेथड चाहिए। और वो मेथड कहाँ पे डिफाइन है, बफर रीडर क्लास। जैसे हमको ये भी पता चलना चाहिए ना, जैसा कि हमने बता दिया इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ताकि बाइट में जो डाटा रिसीव होगा उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकें।
हम बफर रीडर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वही क्लास है जिसके अंदर वो मेथड हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के डेटा को रीड करेंगे। जैसे बफर रीडर के अंदर दो मेथड होते हैं, एक रीड लाइन नाम का मेथड होता है, एक रीड नाम का मेथड होता है। और जब तक हम इन मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रोग्राम के अंदर, हम वैल्यूज को इनपुट नहीं कर सकते। ये इन मेथड का काम क्या है, इन मेथड रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना है ना, या एक्सेप्ट करना। तो यूजर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को ये क्या करेगा, रीड करेगा। और जब भी यूजर किसी प्रकार के किसी भी प्रकार के डेटा को कीबोर्ड से इनपुट करेगा तो उसको रीड करना पड़ता है। रीड करने के लिए हमको जो मेथड चाहिए वो मेथड कौन प्रोवाइड करेगा हमको, बफर रीडर। और वो मेथड कौन कौन से हमारे हैं जो हमारे द्वारा यूज किए जाएंगे, एक होगा रीड नाम का, एक होगा रीड लाइन नाम का। और ये दोनों मेथड जब आप एक्सेस करोगे, या जावा में जितने भी प्री डिफाइंड मेथड हैं उनको यदि आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो मेथड किस क्लास के अंदर डिफाइंड है, क्योंकि उन मेथड को आप तभी उन मेथड को एक्सेस करने के लिए हमको उसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे रीड को हमको एक्सेस करना है या रीड लाइन को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे, हमको इन मेथड को एक्सेस करने के लिए बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। यही कारण है कि हम बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब तक इन मेथड को कोई और किसी और ऑब्जेक्ट से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। जावा में फिर से समझ लीजिए, जावा में किसी भी मेथड को आपको एक्सेस करना है तो आपको ये जानना होगा कि वो मेथड किस क्लास के हैं। जिस क्लास के मेथड होंगे उन्हीं के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट से आप एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो बफर रीडर, यहाँ पे बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, ताकि उसके अंदर मौजूद जो मेथड हैं हम उनको एक्सेस कर सकें। और एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनपुट स्ट्रीम रीडर का क्लास इसका ऑब्जेक्ट क्यों बनाए हैं, क्योंकि बाइट स्ट्रीम में जो डाटा रिसीव होगा उसको कैरेक्टर स्ट्रीम में हम कन्वर्ट कर सकें। जैसे ये जितने भी हमने आपको बताया कि जो प्रिंट स्ट्रीम क्लासेस होती हैं वो जितने भी स्ट्रीम क्लासेस हैं वो सब चाहे इनपुट स्ट्रीम होगा, प्रिंट स्ट्रीम होगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर होगा, है ना, या बफर रीडर होगा, ये सारी की सारी क्लासेज कहाँ पे, java.io पैकेज के अंदर। तो होता क्या है कि हम लोग लिखते हैं, जब भी किसी भी प्रकार के मैसेज को प्रिंट करना होता है तो हम लिखते हैं system.out.print या printl। जबकि जावा में ये है कि हमको अभी भी हमने बताया कि जावा में किसी भी प्रकार के प्री डिफाइंड मेथड को एक्सेस करना है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि वो मेथड किस क्लास के अंदर डिफाइन है। जिस क्लास के अंदर डिफाइन होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। बात यहाँ पे ये आती है कि जब प्रिंट और प्रिंट एल मेथड प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर डिफाइन है तो इन मेथड को हम प्रिंट स्ट्रीम क्लास इन मेथड को एक्सेस करने के लिए हम लोग प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाते। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में एक सॉल्यूशन दिया गया कि आपको प्रिंट स्ट्रीम नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसके जगह पे क्या लिख दो, system.out। system.out करता क्या है, जहाँ पे सिस्टम एक प्रकार की प्रीडिफाइंड क्लास है, आउट एक प्रकार का आप कह सकते हो कि स्टैटिक वेरिएबल है। आउट क्या है, एक प्रकार का स्टैटिक वेरिएबल है। और सिस्टम क्या है, सिस्टम एक प्रकार की प्रीडिफाइंड क्लास है। और system.out को दोनों को कंबाइनली कहा जाता है कि ये एक फील्ड है। ये भी कहा जाता है, दोनों को कंबाइनली क्या कहता है, फील्ड। ये करता क्या है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करता है तो ये क्या करता है, इंटरनली ऑब्जेक्ट बनाता है। किसके लिए, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के। जो काम हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं ना, वही काम वही टास्क यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है, system.out। और यही कारण है कि system.out जब भी प्रिंट एलन या प्रिंट मेथड को हम लोग लिखते हैं तो उसके आगे क्या लिखना पड़ता है, system.out। ये काम वही कर रहा है जो हम करते हैं। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट ही बनाना था ना, और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करना था। तो system.out वही काम कर रहा है, इंटरनली क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। किस क्लास के लिए, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के लिए। और
यही कारण है कि जब भी प्रिंट या प्रिंट मेथड यूज किया जाएगा तो उसके लिए हमको सिस्टम डाटा लिखना पड़ता है। समझ में आई बात? यहाँ पे भी आउटपुट ऑब्जेक्ट बन रहा है किसके लिए? प्रिंट स्ट्रीम क्लास। तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना में कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, बफर रीडर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया जिसका नाम क्या है br, फिर क्या लिखेंगे बफर न्यू ऑपरेटर क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटर होता है जो रन टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है। फिर क्या लिखेंगे बफर रीडर। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर का, भाई आपका कैरेक्टर आ जाएगा ना। ये क्या कर रहा है कि बाइट के रूप में डेटा को रिसीव किया, कैरेक्टर के रूप में भेज के कहाँ भेजेगा, ओबी में। अब ओबी क्या करेगा, ओबी से जो भी वैल्यू हम रीड करेंगे, सॉरी जो मेथड होगा, इन मेथड को हम एक्सेस करेंगे ना किसके माध्यम से, br जो ऑब्जेक्ट। आप बस एक कॉन्सेप्ट रखो, ये इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट हम यूज इसलिए बनाया ताकि जो डाटा बाइट के रूप में रिसीव होगा उसको कैरेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर सकें। बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये वो क्लास है जो हमको वो मेथड प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से हम डेटा को कीबोर्ड से रीड कर सकें। और वो दो मेथड होंगे, एक रीड मेथड होगा, एक रीड लाइन होगा। दोनों में अंतर क्या है? रीड मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम किसी कैरेक्टर को इनपुट कराते हैं, जबकि रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए किसी स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं। जब एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराना होगा तो रीड मेथड, जब एक पूरी स्ट्रिंग रीड करानी होगी तो रीड लाइन। ये स्ट्रिंग को इसकी सहायता से हम स्ट्रिंग को रीड करते हैं, जबकि इसकी सहायता से हम एक कैरेक्टर को रीड करते हैं। ठीक है। अब ये जो दो लाइनों में आपको दिख रहा है, हम इसको चाहें जिसका एक अल्टरनेटिव वे है, इसका एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, उसका इस्तेमाल करते हुए भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ से हम इस चीज को दो लाइनों में लिखने की जरूरत है, हम चाहें तो इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। कैसे? लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम, सॉरी पहले लास्ट में बफर रीडर br न्यू बफर रीडर, ठीक है, बफर रीडर, फिर उसके बाद ब्रैकेट में इसी के आगे, ठीक है, और न्यू लीन से लिखना है, ठीक है, न्यू इसके आगे मैं इसको हटा दे रहा हूँ आगे का, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट, ये एक ही लाइन में हम चाहें तो ऑब्जेक्ट बना के हम एक ही लाइन में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हमको एक कैरेक्टर इनपुट करने के लिए बोल दिया गया है ना, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक प्रोग्राम के माध्यम से बताते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं जावा में जब भी कोई क्लास बनाते हैं सबसे पहले पैकेज को लिखा जाता है, ठीक है, सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट किया था। तो हमने java.io पैकेज को इंपोर्ट किया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जितने भी हमारे द्वारा स्ट्रीम क्लासेस यूज की जा रही है ये सारी की सारी क्लासेस IO पैकेज के अंदर डिफाइंड है। उसके बाद हमने लिखा क्लास का नाम हमने दिया इनपुट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम लोग करने क्या वाले हैं, यूजर से एक कैरेक्टर रीड कराएंगे, मतलब यूजर एक कैरेक्टर को इनपुट करेगा और उस कैरेक्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अच्छा देखिए हमने क्या किया है कि इसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इनपुट स्ट्रीम क्लास रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से बनाए हैं जहाँ पे सिस्टम डॉट इन रिटर्न कर रहा है किसको, कीबोर्ड। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करेगा, बाइट स्ट्रीम कन्वर्ट करेगा किसमें, कैरेक्टर स्ट्रीम। अब बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वो मेथड है, इसके अंदर ही वो मेथड है जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। और रीड क्या करना है, एक सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर का मतलब वो एक अल्फाबेट भी हो सकता है, एक डिजिट भी हो सकता है, एक सिंबल भी हो सकता है, ठीक है।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज देंगे इंटर ए कैरेक्टर, इंटर ए, ठीक है। इस तरीके से हम एक मैसेज दे देंगे। आप क्या करोगे, हम लोग एक कैरेक्टर इनपुट कर, देखिए ध्यान से, जब एक कैरेक्टर इनपुट करना होगा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट रीड का इस्तेमाल करेंगे। जब सेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी किसी स्ट्रिंग को, जैसे हेलो, हेलो जावा, गोरखपुर, है ना, कुछ भी एक से अधिक कैरेक्टर को जब रीड करना होगा तो हम यूज करेंगे, तो उसका मतलब स्ट्रिंग होता है, या उसको सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। जैसे आप अपना नाम, अपना एड्रेस पूरा इनपुट कराना चाहते हैं तो हम रीड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। रीड का इस्तेमाल सिर्फ एक कैरेक्टर, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, अच्छा इन दोनों मेथड को किससे एक्सेस किया जाएगा, बफर रीडर के ऑब्जेक्ट से। मतलब क्या लिखेंगे, br डॉट ये br डॉट रीड क्या करेगा, आपसे एक कैरेक्टर रिसीव करेगा, आपसे कैरेक्टर मांगेगा, ठीक है। अब आप कैरेक्टर किसके थ्रू देंगे, कीबोर्ड के थ्रू आप उस कैरेक्टर को इनपुट करेंगे, फिर वो कैरेक्टर किस में चला जाएगा, उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए। लेकिन वेरिएबल किस टाइप से लेंगे ये आपको ध्यान देना है। एक्चुअली में जो रीड मेथड होता है ना, जैसे अगर आपने दिया स्मॉल ए, कीबोर्ड से आपने दिया स्मॉल ए, तो ये रीड मेथड क्या करता है, इस कैरेक्टर को ना रिटर्न करके इसकी आस्की वैल्यू को रिटर्न करता है। इसकी आस्की वैल्यू कितनी होती है, 97। मतलब आपने दिया ए, लेकिन रीड मेथड बदले में आपको क्या दे रहा है, 97। अब 97 को हम किसी कैर टाइप के डेटा टाइप, किसी कैर टाइप के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम लिख देते br.read कैर ch, जहाँ पे कैर एक डेटा टाइप है और ch एक वेरिएबल है, तो ये एरर शो करता। क्यों, क्योंकि हमने दिया तो था कैरेक्टर, लेकिन रीड फंक्शन हमको, रीड मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, उसकी आस्की वैल्यू को, जो कैरेक्टर आप देते हो उसकी आस्की वैल्यू को रिटर्न करता है। समझ में आई बात। तो यही कारण है कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे इंट कर लेंगे, और इंट क्या कर लेंगे, यानी ये 97 क्या है, इंटीजर वैल्यू है कि नहीं है, यानी इस 97 को हम ईयर के अंदर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए, हमको अगर हमने इनपुट किया है ए, तो प्रिंट भी तो ए होना चाहिए, 97 तो चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 97 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, कैरेक्टर में। उसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा मेथड यूज करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग में। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कैरेक्टर। कैसे, तो हम लिखेंगे ऐसे, n की वैल्यू है ना, जिसकी वैल्यू को कैर में कन्वर्ट करना होता है, उसके ठीक आगे हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कैर, और लगा देंगे सेमीकोलन। अब आप चूंकि यह कैर क्या कर रहा है, टाइप कास्टिंग हो रही है, मतलब इंटीजर वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। n के अंदर क्या है, 97 है ना, 97 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 97 वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेक्टर में। अब इसको कैर टाइप के वेरिएबल के अंदर हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो यही जो दो लाइनों में हमने लिखा है, हम इसी चीज को एक लाइन में लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। तो मैं एक सिंगल लाइन वाला मेथड बताता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। हम इसको एक ही लाइन में करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे कैर ch इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करोगे, टाइप कास्टिंग करोगे। ये करेगा क्या, जो br.read मेथड हम लोग यूज कर रहे थे ना, br.read मेथड क्या दे रहा था, 97 को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, बात वही हुई। हमको दो लाइन लिखने से अच्छा है कि हम एक लाइन लिखें। अब कैर के अंदर क्या है, ch। अब हम लोग SOP11 करके हम लोग गिवन कैरेक्टर को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। गिवन कैरेक्टर इक्वल टू प्लस। आपसे पूछा जाता है जावा में कभी-कभी कि जावा में अगर एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इनपुट कराने के लिए एक और क्लास होती है जिसका नाम है स्कैनर क्लास। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कीबोर्ड से के थ्रू वैल्यू इनपुट कराने में, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जो स्कैनर क्लास है ये java.util पैकेज के अंदर डिफाइन है। कहाँ पे है, java.util पैकेज। मैंने आपसे कहा एक क्लियर कॉन्सेप्ट में दिमाग में, जितने भी प्री डिफाइंड क्लास है सब किसी न किसी पैकेज के अंदर।
तो स्कैनर क्लास के साथ जाते हैं, दिक्कत क्या है कि स्कैनर क्लास में कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप सिंगल कैरेक्टर को रीड कर सकें। बाकी आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रीड कर सकते हो, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड कर सकते हो, फ्लोट टाइप की वैल्यू को रीड करने के लिए मेथड है, डबल टाइप की वैल्यू को रीड करने के लिए मेथड है, बाइट टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेथड है, सबके मेथड हैं। बस एक मेथड नहीं है, मतलब जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी कैरेक्टर को रीड कर सकें। इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर, जो बफर रीडर क्लास हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो मेथड हैं। एक रीड मेथड है जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, और एक मेथड आपका है रीड लाइन। यही दो ही मेथड हैं इसके अंदर। यानी अगर आप डायरेक्टली किसी इंटीजर वैल्यू को या डबल टाइप की वैल्यू को रीड करना चाहें इसमें, तो इसमें आप नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्रिंग के रूप में रिसीव करेंगे, जिसको बाद में हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इंटीजर, फ्लोट, डबल या किसी और वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो उस पर भी हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको एक चीज और बताना था कि देखिए रीड और रीड लाइन, ये जो दोनों मेथड हैं, ठीक है, इनके साथ एक प्रॉब्लम और है। वो प्रॉब्लम ये है कि इन मेथड का इस्तेमाल जिस मेथड के अंदर होता है, मतलब इन मेथड के जरिए कुछ एरर जनरेट हो सकते हैं। ये मेथड ऐसे मेथड हैं, इनको जब भी हम किसी प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो इनकी वजह से किसी भी प्रकार का, मतलब इनकी यूज करने की वजह से एरर जनरेट होता है। और जावा में जब प्रोग्राम रन कर रहा हो उस समय यदि किसी भी प्रकार का एरर जनरेट होता है तो उसे एक्सेप्शन कहा जाता है। उसे क्या कहता है? एक्सेप्शन। एरर क्यों जनरेट हो सकता है, उसका एक रीजन है। अगर इन केस मेमोरी में पर्याप्त स्पेस नहीं है कि आपके कैरेक्टर को रीड कर सके या स्ट्रिंग को रीड कर सके, तो उस केस में ये दोनों मेथड क्या जनरेट करते हैं? एरर। और उसी एरर को क्या कहता है? एक्सेप्शन। उसी एरर को क्या कहता है? तो होता क्या है कि एज ए प्रोग्रामर हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें। लेकिन फिर वही बात आके फंसेगी कि रीड और रीड लाइन द्वारा जनरेटेड एरर को या एक्सेप्शन को हम हैंडल नहीं कर सकते। जब कोई एक्सेप्शन हैंडल ना हो तो उसको थ्रो करा दिया जाता है। उसको क्या क्या करा देता है? थ्रो करा देता है। अभी फिलहाल आप इसका मतलब समझिएगा कि हम लोग जैसे हम मेन मेथड के आगे क्या लिखने वाले हैं? थ्रोज, थ्रोज आयो। आयो का मतलब इनपुट आउटपुट। आयो का मतलब किससे? इनपुट आउटपुट। और आगे क्या लिखेंगे? स्कैनर, सॉरी आयो एक्सेप्शन। ये हमने क्यों लिखा है कि अगर इन केस रीड और या रीड लाइन द्वारा किसी भी तरीके का एक्सेप्शन जनरेट किया गया तो ये क्या करेगा? उस जनरेटेड एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, क्योंकि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। और ये भी एक चीज, थ्रोज क्या है? थ्रोज एक कीवर्ड है। थ्रोज क्या है? एक कीवर्ड है। तो जब जब कब कब ऐसा लिखना पड़ेगा? जब जब आप प्रोग्राम के अंदर रीड अथवा रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जिस मेथड के अंदर आएगा, ऐसा नहीं कि खाली मेन के अंदर। अगर इसको किसी और मेथड के अंदर हम इन मेथड का यूज करते हैं तो जिस मेथड के अंदर रीड या रीड लाइन मेथड आएगा उस मेथड नेम के आगे आपको ये चीज लगानी पड़ेगी, ताकि इनके द्वारा जो भी एरर या जो भी एक्सेप्शन जनरेट किया जाए उसको हैंडल किया जा सके, उसको थ्रो कराया जा सके, क्योंकि हैंडल तो हम कर नहीं सकते। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक चैप्टर होता है जहाँ पे पूरा का पूरा एक्सेप्शन के बारे में क्या होता है, कितने टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं, वहाँ पे पूरा थ्रो कीवर्ड, थ्रोज कीवर्ड, ट्राई क्लॉज, सब ट्राई और कैच, है ना। तो डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट है जिसको उस एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल हम थ्रोज आईओ एक्सेप्शन इसलिए लिख रहे थे क्योंकि इनके द्वारा किसी प्रकार का एक्सेप्शन जनरेट किया जाता है और उन एक्सेप्शन को हम इसके माध्यम से क्या करा सकते हैं? थ्रो करा सकते हैं। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए स्ट्रिंग, है ना, इनपुट ए स्ट्रिंग एंड प्रिंट देम हमको एक स्ट्रिंग इनपुट कराना है और उसको क्या करना है? प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग इनपुट कराना होगा तो हमने आपको बताया है, बाकी सब ऐसे रहेगा। पैकेज लिखेंगे, क्लास का नाम क्लास रहेगा, क्लास का नाम होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, क्योंकि रीड लाइन भी
एक्सेप्शन जनरेट करता है। इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पहले बनाएंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज हम इसमें चेंज कर दें कि हमको ये मल्टीपल लाइन में ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम चाहे तो एक ही लाइन में हम इसका ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में इस चीज को लिख सकते हैं। कैसे? न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा, सिस्टम डॉट इन। हम इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, अलग अलग लाइनों में लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ हेलो जावा, ठीक है। हेलो जावा, हेलो जावा नाम का स्ट्रिंग हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। क्योंकि इस बार हमको क्या इनपुट कराना है, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो अब इस बार जो हमारे द्वारा मेथड यूज किया जाएगा होगा br डॉट रीड लाइन। तो ये करेगा क्या, आप जो भी जैसे मैंने इनपुट किया हेलो जावा, तो हेलो जावा को ये रिसीव करेगा, रीड कर लेगा, रीड करके भेज देगा। तो उस वैल्यू को हम किसमें रिसीव करेंगे, किसी स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट में, किसी स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट में, जहाँ पे स्ट्रिंग क्या, अच्छा देखिए जितने भी नाम का पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो आपका प्री डिफाइंड क्लास है, ये पहचान है। बात समझ आ रही? जितने भी क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, प्री डिफाइंड क्लास। हालांकि देखिए हमने अपने भी क्लास को लिखा है पहला लेटर कैपिटल से, ठीक है। जावा में ये रूल्स है, नेमिंग कन्वेंशन से एक टॉपिक है, हम पढ़ा लेंगे उसको। उसमें ये नियम बनाया गया है कि मेथड का नाम कैसे लिखेंगे, क्लास का नाम कैसे लिखेंगे, उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये रीड लाइन क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को रीड करेगा, फिर इसको हम किसी str नाम के ऑब्जेक्ट में हम इसको क्या कर लेंगे, स्टोर में। जहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, प्रोडक्टिव प्रीडिफाइंड क्लास है, str क्या है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो हेलो जावा आपने एंटर किया है ये किसमें स्टोर हो जाएगा, str। अब str जब भी किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रीड करेंगे तो उसको स्टोर किसमें करेंगे, किसी स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट में। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन स्ट्रिंग और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू प्लस, आसानी से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है।